सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझने की दिशा में अब सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। IT इनेबल्ड 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से घरेलू कामगार, प्रवासी श्रमिक, पेशेवरों के साथ काम करने वाले कर्मचारी और परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से जुड़े आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। और इसमें करीब 7 से 8 महीने का वक्त लग सकता है और सरकार का मकसद है कि इन आंकड़ों के जरिए, इस सर्वे के जरिए इन सेक्टर से जुड़े असंगठित क्षेत्र के तमाम कामगारों के बारे में पता लगाया जाए और उनसे जुड़ी योजनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। तो समझेंगे कि असल में इस तरीके के सर्वे के जरिए जो लक्ष्य तय किया गया है ये किस तरीके से है और ऐसे सर्वे कितने कारगर होते हैं स्कीम्स को लेकर, और अब तक का इतिहास क्या बताता है कि श्रमिकों को लेकर हमारे पास जो आंकड़े आते रहे हैं वो कितने, जो कहा जाए कि सटीक होते हैं, और खामियों के नजरिए से जब हम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके नतीजे हमारे सामने किस तरीके से सामने आए हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। PP मित्रा साहब हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से, आपका स्वागत है। डॉक्टर ज्योत्सना झा हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज बैंगलोर, आपका स्वागत है मैम। और डॉक्टर नूपुर तिवारी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर IIPA से, आपको भी स्वागत है। शुरुआत में मित्रा साहब आपसे करना चाहूंगा कि जब भी श्रमिकों की बात आती है, बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग सरकारों की ओर से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की ओर से चलती हैं, और बजट में हर बार हम कुछ नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट सुनते हैं, घोषणाएं सुनते हैं। ऐसे में ये जो 5 नए सर्वे की बात कही जा रही है लेबर मिनिस्ट्री की ओर से, जिसकी शुरुआत हो रही है, 7 से 8 महीने का वक्त उसमें लग सकता है, इसे कैसे देखते हैं और इसकी जरूरत मैं समझना चाहूंगा किस तरीके से है। धन्यवाद सचिन साहब। ये जो 5 सर्वे की बात की गई है, ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण सर्वे माना जाएगा, क्योंकि एस्टिमेट्स असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके एस्टिमेट्स रफ एस्टिमेट्स हैं, लेकिन अभी जो स्कीम्स के बेनिफिट्स को जोड़ने के बाद जो कही गई है, इसके लिए हम लोग को पर्सन टू पर्सन उनके डिटेल्स जानने जरूरी है, क्योंकि ये बेनिफिट्स जब तक स्कीम्स के बेनिफिट्स इन पे पहुंचेंगे नहीं, तब तक इसके फायदे नहीं है। क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र जो है हमारे वर्कफोर्स की सबसे बड़ी संख्या में माना जा रहा है। ऑलमोस्ट 93% रफ एस्टिमेट्स हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स या इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को माना जाता है, और 7 से 8% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनको अपना बेनिफिट्स, अपना प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ESI वगैरह मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो विडंबना है, ये इनको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कुछ सेक्टर्स है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है इन्हीं में, जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके कुछ डिटेल्स, उनके कुछ एस्टिमेट्स हैं। और जहां तक मेरा जो जानकारी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2011-12 के एक इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने जरूर बनाई है, लेकिन उस समय नेशनल सैंपल सर्वे के जो एस्टिमेट्स होते हैं ये आमतौर हमारे पॉलिसी मेकिंग के काम में लगती है, लेकिन अभी जो है बेनिफिट्स को पहुंचाना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो इसके लिए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जरूरी है, पर्टिकुलरली मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन मार्किंग के लिए, क्योंकि बेनिफिट्स स्कीम्स के उन्हीं पे पहुंचाना है। तो ये जो एस्टिमेट से शायद अभी काम नहीं चलेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, सेंसस टाइप का हमें जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये 7 से 8 महीने लग तो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लेबर ब्यूरो को ये काम काज सौंपी गई है, और लेबर ब्यूरो जहां तक मेरा जानना है, इतना समय अगर एस्टिमेट्स या एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव होनी है तो समय लग सकता है इतना। ये मेरी शुरुआत के डॉक्टर ज्योत्सना जी, NSSO जो आंकड़े अब तक जुटाता रहा है, और अगर मैं उस पर, जैसे कि मित्रा साहब ने कहा कि करीब 90% से ज्यादा जो कामगार और संगठित क्षेत्र में नजर आते हैं, क्या उनके आंकड़े उतने सटीक या उतने स्पेसिफिक नहीं है जो सरकार की तमाम योजनाओं के लाभ या लाभार्थी के नजरिए से जिसकी जरूरत होती है? और इस बार जब हम
इसे टेक्नोलॉजी और आईटी एनेबल्ड करते हुए शुरू कर रही है सरकार, लेकिन जो जिम्मेदारी है जिस संगठन पर, उसकी अब तक की जो मुश्किलें हैं, चाहे वो मैन पावर को लेकर हो स्टेट में या फिर जो दूसरी चुनौतियां हैं, उस पर हम कैसे कितना यकीन कर सकते हैं कि 7 से 8 महीने में वो काम बहुत ही सही तरीके से हमारे सामने नजर आएगा? थैंक यू। 2-3 सवाल उठते हैं इस संदर्भ में। एक तो ये कि ये सैंपल सर्वे है, ये भी जो हो रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये भी सैंपल सर्वे है, ये सेंसस नहीं है जी। और एक बड़ा सैंपल लेके है। तो जब सैंपल बड़ा होता है और सिर्फ साइज पे नहीं जाता है, ये भी है कि किस तरह से सैंपलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, और वो डिटेल अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर सैंपलिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है और ठीक से सैंपल चुनते हैं तो डेटा रिलायबल होता है, सीधी सी बात है। और इस तरह के डेटा की जरूरत है, इस तरह के स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, खासतौर पर इसलिए कि लास्ट एनएसएसओ राउंड को पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि वो पब्लिक डोमेन में आ गया, लेकिन फिर भी उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। तो उस वजह से स्टैटिस्टिक्स की जरूरत तो है, लेकिन वो एक होता है कि आप जानकारी लेते हैं स्कीम्स बनाने के लिए, और उसके लिए सैंपल बेस्ड सर्वे अच्छा काम करता है अगर अच्छे से सैंपलिंग किया है, अगर डेटा की वेरासिटी अच्छी है, रिलायबिलिटी अच्छी है। दूसरा है स्कीम के जरिए पहुंचने की जानकारी, हर व्यक्ति की जानकारी चाहिए। मेरा ख्याल है मित्रा साहब भी वही कहना चाह रहे थे कि जब आप पहुंचते हैं तब सैंपल सर्वे का महत्व नहीं रह जाता है। सैंपल सर्वे आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी समस्याएं कहाँ हैं, किस लोकेशंस पे हैं, किस तरह की हैं, कहाँ जरूरत है सपोर्ट की, कहाँ आपको इंटरवीन करना चाहिए पॉलिसी के थ्रू। लेकिन किस किस तक पहुंचना है, वो एक एक की जानकारी वो सैंपल सर्वे नहीं देता है, तो उस माध्यम से आप नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरे डेटा की जरूरत पड़ेगी। बहुत तरह के बाकी डेटा हैं और आपको उनके माध्यम से उन तक पहुंचना पड़ेगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो मैम, एक छोटा सवाल यहाँ पर कि जिन 5 सेक्टर्स को मैं कहूँ या सब सेक्टर अगर आप इसे नाम दें, जिनको इसमें ऑप्ट किया गया है, जिनको फोकस किया गया है, कोई खास वजह नजर आती है? यहाँ पर ज्यादा श्रमिक उस तरीके से हैं जो कि माइग्रेट होते हैं, या फिर ये वो सेक्टर सब सेक्टर हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और जब भी आपदा इस तरह की कोई सिचुएशन होती है या जो स्कीम्स हैं उसके दायरे से ये वो सेक्टर हैं जहाँ के लोग ज्यादा बाहर नजर आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ एक तो डेटा जो है हमेशा से वो मल्टीपल सोर्स रहा है, और एक सोर्स दूसरे सोर्स से बिल्कुल अलग रास्ते पे चला जाता है, तो वो हमेशा ये इश्यू रहा है कि किसको माने किसको नहीं माने। अगर आप माइग्रेंट लेबर की बात करें, और चूंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है कोविड के दौरान, तो उस पे डेटा एनएसएसओ ने एक बार माइग्रेशन को फोकस बना के किया था, तो वो डेटा है। और भी कई छोटे छोटे सेंसस के माध्यम से तो डेटा मिलता है माइग्रेशन का, तो फिर भी पूरी जानकारी नहीं मिलती है और समय का बहुत अंतराल है, चाहे वो सेंसस हो चाहे एनएसएसओ हो। तो जानकारी चाहिए, लेकिन जानकारी किस तरह से चाहिए? अब आप देखिए, डोमेस्टिक लेबर और माइग्रेशन, ये दोनों ओवरलैप है। प्रोफेशनल्स को आप अलग कर रहे हैं, तो मुझे चूंकि डिटेल्स नहीं पता कि ये किस तरह से सैम्पलिंग कर रहे हैं और ये ओवरलैप्स कैसे निकालेंगे, कैसे हम उन ओवरलैप्स को समझेंगे, ये मुझे अभी पता नहीं है। तो ये इश्यूज तो रहते हैं। दूसरा एक इशू आपने और भी कहा था, कैपेसिटी की बात। राइट। तो अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, लेबर ब्यूरो ने इस स्केल पे पहले कभी नहीं किया है। वो छोटे छोटे सर्वे करते रहे हैं और दूसरे सर्वे के स्टेट लेवल के सर्वेस को लेकर उस पे डेटा जनरेट करते हैं, और छोटे छोटे सर्वेस खुद भी करते रहे हैं। ये स्केल मेरे ख्याल से बड़ा है और इसलिए चैलेंजिंग होगा। और दूसरा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल बहुत लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उससे समय बचता है, लेकिन उसमें बहुत सारे आपको सेफ गार्ड्स देखने पड़ेंगे और आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका पूरा। तो बहुत सारे सेफ गार्ड्स जरूरी होते हैं जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के। ओके डॉक्टर नूपुर, क्योंकि इस सर्वे को अगर हम देखें और जिस तरीके से जो कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, जोड़ी गई हैं, योजनाओं के नज़रिए से या फिर वंचित श्रमिकों के नज़रिए से, अगर दोनों एंगल पर देखा जाए,
अब तक के तमाम आंकड़े और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, और नए सर्वे के आने के बाद जब उसके रिजल्ट हमारे सामने होंगे और उसमें फील्ड वर्क भी सरकार के मुताबिक जो जानकारी है कि शामिल किया गया है, वो किस तरीके से ऐड ऑन कर पाएगा, या क्या बेनिफिट्स आपको लगता है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने या उसको बनाने या उसके टारगेट ऑडियंस कौन होगा, इस पे वो हेल्प करेगा? इसमें अगर हम रिपोर्ट की बात करें, जैसे आपने कुछ रिपोर्ट्स का मेंशन किया है, तो एक अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी रिपोर्ट थी। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी। सबसे बड़ा मुद्दा तो उसमें ये उठाया गया था कि मल्टी लेवल्स ऑफ, अब इसके बहुत सारे इसमें लेवल्स हैं, जैसे हैं पुअर हैं, वेरी पुअर हैं, इसमें मार्जिनलाइज्ड हैं, वल्नरेबल हैं। तो इसमें भी कितनी सारी कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी, जिसको इस समय देखना जरूरी है। और आप जब सर्वे की बात कर रहे हैं तो आप आंकड़े आप खुद देख लीजिए कि अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से 92% उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में बताया। वहीं नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें 85.5% है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, अभी तक हमारे पास और ऐसे कुछ 50% जो है नेशन के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जब इनका, तो इनका डेटा कैसे आप कलेक्ट करें, ये अपने आप में ही एक बड़ा मसला है। और मैं हमेशा ही मेंशन करती हूँ अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट की, क्योंकि इसमें बहुत ही अंदर तक जाकर के इस सेक्टर को देखा गया है। और अनऑर्गेनाइज्ड की अगर हम बात करें तो ये डिफाइन भी तो नहीं किया गया है, इसीलिए तो इसे अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड कहा जा रहा है। जो भी रेफरेंस पॉइंट हम देखते हैं, अगर माइग्रेशन के हों या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स के हों, सब सारी चीजें जो ये डिफाइंड नहीं है, तो एक दे आर ऑल अनरजिस्टर्ड, इनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। जब हम असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिकों के लिए तमाम स्कीम्स चल रही हैं, और जब ये कहा जाता है कि इतने % लोग उसके दायरे से बाहर हैं, उनको लाभ नहीं मिला, तो असल में कहीं ना कहीं इसके पीछे जो डेटा कलेक्ट किया गया है, शायद उस वक्त ही वो लोग उस तरीके से उसमें शामिल नहीं थे या उसके बाहर नजर आए, जिसके चलते उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया। और इसी को करेक्ट करने के लिए हमें एक नए तरीके से एक आंकड़े चाहिए, कैटेगरी वाइज चाहिए, और जैसा कि कहा ज्योत्सना जी ने कि बहुत ही स्पेसिफिक अगर हमें आंकड़ों के साथ हो, तभी शायद हम उससे लिहाज से स्कीम्स को अपने बना पाएं और इम्प्लीमेंट कर पाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक एग्जांपल भी आपको एक देती हूँ। जैसे एमजी नरेगा की हम बात करें, इसमें आप सिक्योरिटी जो एक कह सकते हैं नेट रूरल एरिया में सबसे बड़ा ऐसे माना जाता है। तो 55% जो डिमांड होता है इस अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में जो है उनका, उसमें से जितने का डिमांड होता है 55% ही लोगों को मिल पाता है। और उसमें से जो 55% में 98% फिर से ये डिमांड करते हैं कि इन्हें और भी ज्यादा काम चाहिए। और जो है इसीलिए इसमें 67% वो लोग हैं जो इस तरह के जो सर्वे हुई है, एक किसी सर्वे की रिपोर्ट के बारे में मैं बता रही हूँ, वो कहते हैं कि इस तरह के डेटा अवेलेबल होने चाहिए। और इसको स्पेशली एमजी नरेगा की जब मैं बात करूं तो एक एग्जांपल इसमें होता है कि आप ये डेटा की समय जरूरत है, और काफी सारी स्कीम है, सिर्फ एमजी नरेगा ही नहीं, जितनी भी स्कीम है उसको मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट एरिया है। ज्योत्सना जी, अगर हम संगठित क्षेत्र के ओवरऑल कंडीशंस को देखें जो कि श्रमिकों की नजर आती हैं, और उसमें महत्वपूर्ण है कि उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी कम से कम नीति निर्माताओं को, सरकारों को, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको होनी चाहिए। ऐसे में साफ तौर पर ये जो नई तकनीक है, मैं कहूँ कि जब हम IT इनेबल्ड सर्वेस की बात करते हैं, वहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं और क्या बहुत ही महत्वपूर्ण टूल या आपको लगता है कि एरियाज जहाँ पर ज़्यादा फोकस करना होगा अगर हम उसको बहुत ही सटीक जानकारियों को जुटाना चाहते हैं और भविष्य में उसके आधार पर योजनाओं को बनाना चाहते हैं?